हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स डेली करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं हमारे 99 नोट्स की वेबसाइट से, जहां पर आपको करंट अफेयर की जिस्ट मिलती है। यहां तक आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स आप गूगल पे सर्च करेंगे, हमारी वेबसाइट पे आएंगे और आप हमारी वेबसाइट पे डायरेक्टली भी आकर यहां से डेली करंट अफेयर सर्च कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस पेज पर आ जाएंगे आप। ठीक है, आज है 3 जून और आज की सबसे पहली न्यूज़ है स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट हाईलाइट फिस्कल डिसिप्लिन, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन डिवाइड्स। कि एक स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर रिपोर्ट आई है। ठीक है, ये किसने दी है रिपोर्ट? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये समझ लें कि कोई भी रिपोर्ट जो भी कोट करी जा रही है कहाँ से आई है, ताकि आप ठीक से उसे कोट कर पाएँ अपने मेंस की आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं। क्या स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं? क्या आपको ये चीज़ दिख रही है कि डेविएशन फ्रॉम बजटेड फिस्कल डेफिसिट पीई फॉर FY 2024। ठीक है, तो क्या है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वित्तीय घाटा। कि जितना आपके पास टैक्स आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, उससे आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि सरकार कितना ज़्यादा खर्च कर रही है। मतलब ये ज़्यादा कैसे खर्च कर देंगे? जो आय है उससे ज़्यादा आप कैसे व्यय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप किसी न किसी किस्म का कर्ज लेंगे, आप बॉन्ड इशू करेंगे पब्लिक में और पब्लिक आपको पैसा देगी। तो ये तरीका है कि सरकारें फिस्कल डेफिसिट में आ जाती हैं और खर्च ज़्यादा करती हैं। और हर साल अब सरकारें अपना बजट निकालते हैं कि वो इतना घाटा करेंगे। बात यह है कि घाटा करना ही क्यों? इसलिए क्योंकि हल्का फुल्का घाटा चलता है, क्योंकि हम अगले साल थोड़ा सा घाटा करके, थोड़ा ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो अगले साल और ज़्यादा टैक्स आएगा, तो अगले साल भरपाई हो जाएगी। तो होता क्या है कि सरकारें थोड़ा ज़्यादा खर्च करती हैं ये देखते हुए कि आगे तो भरपाई हो ही जानी है, और इसलिए सरकारें लगातार थोड़े से घाटे में रहती ही हैं। घाटा उतना बुरा नहीं है अगर आप कंट्रोल में रखें तो। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में घाटा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना होता है, वरना उससे इन्फ्लेशन होती है और दूसरी चीज़ें होती हैं। हमारी जो सरकारें हैं उनकी साख की भी प्रॉब्लम होती है कर्ज के बाज़ार में। तो खैर, हुआ क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लिया गया था, मान लीजिए 3% का डेफिसिट का टारगेट लिया गया कि आपका जितना टैक्स और दूसरे रेवेन्यू आएंगे उससे 3% ज़्यादा आप खर्च कर देंगे। ठीक है, ये 3% का टारगेट लिया गया है। अगर आप 3 का 6% कर देते हैं, यानी कि आपने जो टारगेट लिया है उसका दुगना आपने खर्च कर दिया है, तो ये वो चीज़ दिखाती है कि मान लीजिए त्रिपुरा है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिया है, जितना टारगेट लिया था उससे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिया है। लेकिन कुछ स्टेट है जैसे मिज़ोरम या बिहार, जितना उन्होंने सोचा था कि इतना घाटा करेंगे उससे कम घाटा करा है। किसी वजह से उनके पास GST या और दूसरे टैक्सेस ज़्यादा आ गए। आप याद रखिए, स्टेट के पास मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं? सबसे बड़ा होता है GST। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली जो सेंट्रल टैक्सेस है उसका एक पूल देती है स्टेट्स को, और इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटीज़ और प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह के थ्रू, लैंड रेवेन्यू वगैरह के थ्रू कुछ, और एक्साइज ड्यूटी और वैट वगैरह के थ्रू कुछ पैसा और स्टेट्स के पास आ जाता है। तो मिज़ोरम और बिहार जो हैं वो फिस्कल डेफिसिट में जितना उन्होंने सोचा था उससे कम हुआ है, पॉजिटिव में गया है। बाकी सारी स्टेट्स का और ज़्यादा हल्का हल्का बढ़ गया। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है। फिर इसके अलावा और क्या बोला गया है न्यूज़ में कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर वाइटल फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक रोड, ब्रिजेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो सारा एक्सपेंडिचर जो सरकारें करती हैं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर है, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जनरली कैपेक्स एक्सपेंडिचर अच्छा खासा रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि जितना उन्होंने बजट करा था कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे, उससे ऑन एन एवरेज ज़्यादातर स्टेट्स ने क्या है कि थोड़ा कम एक्सपेंडिचर करा है। अब इसकी एक बहुत बड़ा मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सरकारें टैक्स लेकर तो रख लेती हैं,
हम लोगों से, लेकिन उस टैक्स के पैसे को जो रोड बनाने में खर्च करना चाहिए था वो पूरा खर्च कर नहीं पाती हैं। इससे बढ़िया हमसे टैक्स नहीं लिया जाता अगर खर्च ही नहीं करना था तो, है ना। तो ये एक कनंड्रम रहता है ये कि सरकारें एटलीस्ट जो उन्होंने टैक्स ले लिया है या और दूसरे सोर्सेज से पैसा अर्जित कर लिया है उसको पूरा खर्च कर दें एटलीस्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा। पड़ा पैसा क्या यूटिलाइज हो रहा है ना। तो यही रिपोर्ट कह रही है कि देयर वर नोटेबल, क्या कह रहे हैं, हाउएवर द रिपोर्ट फाउंड दैट स्टेट्स मैनेज टू स्पेंड ओनली 84% ऑफ देयर कैपिटल बजट। This underperformance in capital spending can undermine the economic growth potentials of state. आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, देखिए जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कई तरीके से इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट आते हैं। क्या, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रोड क्रिएट होती हैं, सबसे पहले तो बनाने में ही जॉब्स मिलती हैं, फिर उससे कनेक्टिविटी हो जाती है तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। जो ट्रक एक स्टेट के एक छोर से दूसरे छोर पर एक दिन में मूव करता था, हो सकता है वो 18 घंटे या 16 घंटे में पूरा, मान लीजिए यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है 16 घंटे में पूरा पार कर दें। ठीक है, तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस दूर होंगे, उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, दूर दराज के इलाके कनेक्ट होंगे और इससे आगे की भी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बनते समय भी जॉब्स देता है, बनने के बाद भी जॉब्स देता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मतलब इनका बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अंडर परफॉर्म करा है कैपेक्स में तो फिर होगा क्या कि इससे जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है पोटेंशियल उनकी स्टेट, वो अंडरमाइन होगी, अंडर परफॉर्मेंस होगी उसकी। ठीक है, तो देयर वर नोटेबल एक्सेप्शन, कुछ स्टेट हैं लेकिन जिन्होंने अपना पूरा खर्च कर दिया या जितना बजट करा था उससे भी ज़्यादा खर्च कर दिया। कैसे, जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, सिक्किम, विच मेट और एक्सीडेड देयर कैपेक्स टारगेट्स। ठीक है, और वाइल स्टेट्स लाइक पंजाब, छत्तीसगढ़, नागालैंड जितना उन्होंने बजट बनाया था उसका 50% भी खर्च नहीं कर पाए, यानी कि पैसा धरा का धरा रह गया, सड़ रहा है, खाली पड़ा हुआ। कौन सी स्टेट्स हैं जो कि ठीक रेशियो में खर्च कर पाई हैं? एक है यूपी, जितना बजट बनाया था एग्जैक्टली उतना खर्च करा है। ठीक है, फिर तेलंगाना जितना बजट बनाया था उससे ज़्यादा 118 का रेशियो है, यानी कि 18% ज़्यादा खर्च कर दिया। ऐसे बिहार उन्होंने 15% ज़्यादा खर्च कर दिया, सिक्किम उन्होंने 19% ज़्यादा खर्च कर दिया। और याद रखिए कि बिहार का हमने अभी अभी देखा है कि जितना उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर था उससे, जितना उनका फिस्कल डेफिसिट था उससे कम फिस्कल डेफिसिट उन्होंने करा है। कहने का मतलब है किसी वजह से इनका टैक्स ज़्यादा है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खर्च कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं, टैक्स रेवेन्यू। द एनालिसिस ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिवील्ड दैट ओन टैक्स रेवेन्यूज, OTR, अब मैंने जैसे बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे कमाती हैं, कुछ तो अपना टैक्स रेवेन्यू होता है जो कि मेनली GST के थ्रू आता है। GST जब हम देते हैं तो 2 टाइप के GST होते हैं जो हम पे करते हैं, एक तो स्टेट का GST होता है और एक होता है सेंटर का GST। स्टेट का 50-50%, जो ये 50% स्टेट का GST है वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्टेट्स का। तो ये इसको हम बोलेंगे ओन टैक्स रेवेन्यू, उनका खुद का रेवेन्यू है, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से देती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। ये जो ओन टैक्स रेवेन्यू है वो 60% था टोटल टैक्स रेवेन्यू का। अपना खुद का रेवेन्यू होने पे इंडिपेंडेंस ज़्यादा मिलती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है फंड तो बता कर देती है कि आप इस चीज़ में खर्च करना, आप इस चीज़ में खर्च करना, कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनाना, यहाँ इस सीवेज प्रोडक्ट को मतलब डेवलप करना, यहाँ शौचालय बनने हैं इन गाँव में इतने। तो टाइड फंड होता है। सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अपना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली नहीं काम कर पाते हैं। जो ये फंड होता है कि आप अगर अपने ही टैक्स से ला रहे हैं वो आप खुल के जहाँ खर्च करना चाहें तब वहाँ करेंगे, जो उस पर्टिकुलर स्टेट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खर्च होगा। टाइड फंड क्या है कि मान लीजिए केरल में अगर शौचालय हैं हर गांव में और फिर भी सरकार कह रही है अगर आपको शौचालय बनाने ये फंड ले लो, उनको ज़रूरत ही नहीं उस फंड की, तो उतनी इंडिपेंडेंस नहीं रहती। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ओन टैक्स रेवेन्यू 61% था ऑफ टोटल रेवेन्यू। फिर स्टेट्स विद हायर शेयर ऑफ OTR कौन सी हैं? तेलंगाना अपने ही टैक्स का रेवेन्यू लेता है, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड हैं, वहाँ पे GST कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ उनका खुद का शेयर अच्छा खासा होता है रेवेन्यू का।
and heavy reliance on GST, state excise, sales tax underscore the importance of robust state level tax administration in ensuring fiscal health. ये अच्छा फिजिकली हेल्दी इन्वायरमेंट होता है कि स्टेट अपना रेवेन्यू करे, और यहाँ पे रिलायंस किस चीज़ पे होता है? GST पे, स्टेट एक्साइज, सेल्स टैक्स वगैरह। स्टेट एक्साइज किस चीज़ में लगता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह इन सब में लग जाता है। ठीक है, खैर जब आप इकोनॉमी की क्लास करेंगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी कंजम्पशन डिवाइड, लेकिन एक चीज़ ये जो रिपोर्ट कह रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की, क्या कि हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का कंजम्पशन का डिवाइड है। देखो, अगर कंजम्पशन का डिवाइड है कि अगर कुछ स्टेट्स के लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों है वो स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड? सिंपल रीज़न है, जो भी सामान बिक रहा है वो किसी ने बनाया होगा। जनरली बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आता, ऑब्वियसली ट्रेड होता है, इंटरस्टेट ट्रेड, लेकिन जनरली जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर्स भी बड़े होते हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। कई केसेस में तो कंजम्पशन होता ही इसलिए ताकि जो रॉ मटेरियल है वो एक्वायर करा जाए और उससे फिनिश प्रोडक्ट और बनाया जाए। तो मतलब जो कंजम्पशन जहाँ पे स्टेट में ज़्यादा होगा वो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्परस होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होती होगी, और क्योंकि इनकम्स हाई हैं तभी तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा होगा। तो अगर आपको देखना है कौन सी स्टेट इकोनॉमिकली आगे है ग्रोथ वाइज और दूसरे वेज में, तो आपको देखना है कंजम्पशन कैसा है। और कंजम्पशन का एक डिवाइड दिख रहा है, एक तो नॉर्थ साउथ डिवाइड कि हमें दिख रहा है कि नॉर्थ की स्टेट्स हैं थोड़ा कम कंज्यूम करती हैं, साउथ की स्टेट्स ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। और इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट डिवाइड दिख रहा है कि जो वेस्ट वाली स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, ये बेटर हैं, ठीक है। और ईस्टर्न स्टेट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये थोड़ी सी मतलब उनका जो कंजम्पशन लेवल है वो थोड़ा कम है। और यही चीज़ हमें इस डेटा में दिखाई देती है। आप हमारी इस वेबसाइट पे जाकर इस डेटा को चेक कर सकते हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नॉर्थ साइड डिवाइड आपको दिख रहा होगा, है ना। और ऐसे ही ये मेनली नॉर्थ साइड डिवाइड से रिलेटेड है। तो ठीक है, इस सेंस में ये काफ़ी अच्छी और सिग्निफिकेंट रिपोर्ट थी। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस डेटा का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टोंगा वोल्केनो कुड कॉज अनयूजुअल वेदर फॉर रेस्ट ऑफ डेकेड स्टडी। एक स्टडी है 2022 में ये वोल्केनो हुई थी। इनफैक्ट उसी साल वोल्केनो के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ गया था हमारे मेंस के एग्ज़ाम में। ऐसे में ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, जो वोल्केनो, जो डिज़ास्टर्स से रिलेटेड इवेंट्स न्यूज़ में हैं, आप थोड़ा सा फॉलो करें कि जोग्राफिकली या फिज़िकली ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इनके पीछे का साइंटिफिक बेसिस क्या है, और ऐसे इवेंट से निपटने के लिए दुनिया क्या करती है, और गवर्नमेंट की, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होती हैं। ये रिवाइज़ करने का एक अच्छा मौका होता है जब भी ऐसी न्यूज़ आती हैं। तो द इरप्शन ऑफ हंगा अपाई, ये एक वोल्केनो थी, ये एक पहाड़ है। कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ में है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, यहाँ पर एक देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिया है, इस डायग्राम में नहीं आया है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इंडो ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट होती है। इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की एक टेक्टोनिक प्लेट है। इस प्लेट की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे एक वोल्केनो है, ठीक है। यहाँ पे एक कन्वर्जेंट टाइप की बाउंड्री है जिसकी वजह से यहाँ पे एक वोल्केनो ओकर होती है। तो ये 2022 में लास्ट बार इरप्ट हुई थी और हमें पता लगा कि ये जो इरप्शन थी काफ़ी एक्सप्लोजिव थी और इसने स्ट्रेटोस्फेयर में काफ़ी कुछ ऊपर एक्सप्लोड करके मटेरियल भेजा। स्ट्रेटोस्फेयर आप समझें क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी कई सारी लेयर होती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर वो लो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। ये अर्थ है, ये ट्रोपोस्फेयर है जो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे सारे वेदर फिनोमेना होते हैं। जितने क्लाउड्स हैं वो यहाँ पर बनेंगे। बहुत रेयरली है कि इस लेयर के ऊपर कोई क्लाउड बने। ये तकरीबन 18 किलोमीटर की हाइट तक की लेयर होती है। इसके ऊपर तकरीबन 50 किलोमीटर की हाइट तक जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर। जो वोल्केनोज होती हैं वो इतना हीटेड इरप्शन करती हैं। जनरली जैसे मैंने बताया कि वेदर फिनोमेना सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है, पर वोल्केनो इतना हीट और ऐश डेवलप करती हैं कि ये एक्सप्लोड होकर हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तक चले जाते हैं वोल्केनिक क्लाउड्स।
ऐश की जो लेयर है, इसमें से कई सारी गैसेस निकलेंगी, जैसे सल्फर की गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अक्सर निकल जाएगी, वाटर वेपर अक्सर निकलती हैं क्या कहते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू। ये जो सारी गैसेस हैं ये ऊपर पुश होती हैं, इतनी हैवी होती हैं, सॉरी ये इतनी हाई टेम्परेचर की होती हैं और इतनी लो डेंसिटी की होती हैं कि ये लगातार ऊपर उठती चली जाती हैं। जैसे कोई विस्फोट होता है ना, हल्की हवा ऊपर उठती चली जाती है, उसी तरीके से ये हल्की हवा ऊपर उठती चली जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टडी हुई है और कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं हमें। क्या रिवील हुई हैं? 2022 से ये स्टडी चल रही थी। क्या है कि अनलाइक टिपिकल वॉल्केनो, होंगा टोंगा एमिटेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। और वाटर वेपर हमें पता है कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस माने वो गैस जो कि जो सन की गर्मी है उससे हमारा ग्राउंड गर्म होता है और ये ग्राउंड फिर इमिट करता है रेडिएशन टुवर्ड्स द स्पेस। अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सारी हीट हम इवेंचुअली लूज़ कर देंगे। जितनी हीट हम गेन करते हैं सन से उतनी ही हीट हम लूज़ कर देते हैं। ये बजट बना रहता है, इसलिए टेम्परेचर लगातार वही स्टेशनरी रहता है साल दर साल नेचुरली। लेकिन अब क्योंकि हमने ग्रीन हाउस गैस एमिट कर दी है तो वो कह रहा है लगातार एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है जितनी हीट मिल रही है उतनी सारी एमिट नहीं कर रहा है, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रैप कर दे रहा है और साल दर साल ये हीट ट्रैप हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब पॉइंट ये है कि ये जो वाटर वेपर है ये अपने आप में खुद भी ग्रीन हाउस गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वैसे ही। तो वाटर वेपर क्या कर रहा है कि वाटर वेपर एक तो हीट ट्रैप करता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, दूसरा वाटर वेपर अफेक्ट कर रहा है हमारे ओजोन डिप्लीशन को एंड एक्टेड एज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस तो है ही, साथ में ये फैसिलिटेट कर रहा था किस चीज़ को, ओजोन के डिप्लीशन को। तो 2022 की स्टडी ये कह रही है कि इस होंगा टोंगा वोल्केनो का ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो क्लाइमेट मॉडल्स प्रिडिक्ट इट्स इम्पैक्ट। क्या इसकी वजह से होगा ये कि हमारा जो ओजोन होल है, हमारे जो अर्थ के पोल्स हैं, इसके ऊपर दो होल्स बने हुए हैं दोनों पोल्स के ऊपर। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक अर्थ बना देता हूँ और यहाँ पे वापस एक ट्रोपोस्फेयर बना दिया, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, और उसके ऊपर एक नीले रंग का मैं स्ट्रेटोस्फेयर बना देता हूँ। नेक्स्ट जो 50 किलोमीटर की लेयर होती है, इस 50 किलोमीटर की लेयर में बीच में कहीं पे 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर यहाँ पर होता है ओजोन की एक लेयर। एक पतली चादर तो नहीं, अच्छी खासी मोटी चादर होती है ओजोन की। इस लेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये ओजोन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो हार्मफुल यूवी रेज हैं सन से, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। अब हो क्या रहा है कि जो हमारे पोल्स हैं यहाँ पे एक होल बना हुआ है जिनको हम ओजोन होल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये होल बने क्यों हैं? क्योंकि हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन कुछ गैसेस थी जो कि किसी ज़माने में छोड़ी थी। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअली बैन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुई थी, दुनिया भर के देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम ये गैस यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या है कि 80s में ये गैस बहुत यूज़ हो रही थी और इससे ये होल जो था बड़ा होता जा रहा था। तो होता क्या, इवेंचुअली अगर ये होल ज़्यादा बड़ा हो जाता, मान लीजिए इतना बड़ा हो जाता, तो इवेंचुअली हमारे ऊपर ये जो यूवी रेज है इसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता। यूवी रेज कैंसर कॉजिंग होती हैं, धीरे धीरे जो लिविंग बींग्स हैं उनकी जो स्किन है उस पर रिएक्ट करती और जो इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाती। सीधी सी बात है, जो भी टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं उस लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ये ओजोन होल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद एक्चुअली रिकवर हो रहा है। हमने अर्ली 2000 से लेकर अर्ली 2020s तक कई सारी रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं कि काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रहा है ये होल और इन 2040 तक पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। ठीक है, हम तो कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है कि जब सारी दुनिया मिलकर ये मान लेती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको ठीक करेंगे। तो ये सारी चीज़ बेटर हो रही थी, बट हमें बोला क्या गया है कि क्लाइमेट मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि होंगा टोंगा की जो वोल्केनो आई थी इससे हुआ क्या है, इनलार्ज हो गया है हमारा ओजोन होल।
है ना, और इसने एल्टर करा है कुछ तो वेदर पैटर्न्स को, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करा होगा, ये मत आप सोचने लगना कि इसकी वजह से दिल्ली की हीट वेव आई है, नहीं, डायरेक्ट इस तरह लिंक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा बहुत मान्यूट सा, हमारे जो हीट वेव है दिल्ली की हमारी खुद की गलतियों की वजह से, उससे लिंक नहीं करना, बट हाँ उससे ओजोन होल जो था कुछ इनलार्ज हुआ है और कुछ वेदर पैटर्न चेंज हुए हैं उसकी वजह से, ठीक है। खैर इतनी सी रिपोर्ट थी, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं। डज इनइक्वालिटी लीड टू ग्रोथ? सवाल ये किस सेंस में आया है, हिंदू ने ये कवर करा है, किस सेंस में करा है कि कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए कि नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोला था और उस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक कटाक्ष करा था कि देखिए कि आपकी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कह रहे हैं ये बात। तो एनीवे उस पॉलिटिकल डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे, बट द क्वेश्चन इज क्या इनइक्वालिटी ग्रोथ ला सकती है? क्या ये पॉसिबल है इनइक्वालिटी के साथ ग्रोथ? एक्चुअली क्वेश्चन तो और ज़्यादा थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या इनइक्वालिटी की वजह से ग्रोथ आ सकती है? सेंस तो ये बन रहा है। तो पॉइंट ये है कि अब हम ये क्यों कहते हैं कि इक्वालिटी ज़्यादा बेटर है? अब इसके कई सारे इकोनॉमिक बेसिस हैं। देखिए ये समझिए, इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप जो भी कमाते हैं, मान लीजिए आप इतना कुछ कमाते हैं, जनरली इसका एक पोर्शन आप कंजम्पशन में लगा देते हैं। मान लीजिए ये पोर्शन आपने कंजम्पशन में लगा दिया, दिन भर कमाया, रात को खाना होता है, बिजली खर्च करनी होती है, पानी पीना होता है, हर चीज़ में कुछ खर्चा है, ठीक है। तो आपने कुछ कंजम्पशन में लगा दिया और कुछ की कर लिया आपने सेविंग। दो ही चीज़ करते हैं आप, या तो सेविंग करते हैं या फिर कंजम्पशन में लगा देते हैं। हाँ, हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा टैक्स में भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। टैक्स जनरली वैसे इससे बड़ा होता है, अज्यूम करिए कि यही होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जब आपकी इनकम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आप हो जाते हैं अंबानी। अगर अंबानी आप हो जाते हैं तो ये बाहर इतनी नहीं देखेगी, बहुत ऊपर जाएगी। तो क्या होगा, आपको कौन सा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करना है, खाना उतना ही है, ठीक है, थोड़ी बहुत महंगी गाड़ियाँ आ जाएंगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और उनके वेल्थ के प्रपोर्शन में उनको कुछ टैक्स वैक्स देना पड़ेगा। ज़्यादातर एक जो बड़ा पोर्शन होगा वो क्या चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। इसके कंपैरिजन में आप एक बड़े ही गरीब आदमी को इमेजिन करो। अब ऑब्वियसली बहुत ही गरीब आदमी है, क्या ही टैक्स देता है। हाँ, जब भी पेट्रोल खरीदता है तो बंदा जीएसटी वगैरह देता होगा, आई मीन जीएसटी नहीं, वैट, तो कुछ तो टैक्स में जाता होगा। और ये बंदा कुछ नहीं सेव कर पाता, जो कमाता है सबका सब उसे रोटी पे लगाना ही है, भूखा थोड़ी सोएगा, ठीक है। अब ये सारा एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये समझने के लिए कि जो गरीब है वो जनरली अपनी कमाई का बड़ा परसेंटेज कंजम्पशन में लगाता है, इकोनॉमी में खर्च करता है। जब खर्च करता है तो उसकी वजह से इकोनॉमी चलती है। और जो अमीर व्यक्ति होता है वो अपने कमाई का बहुत बड़ा पोर्शन, इनफैक्ट ज़्यादातर पोर्शन इन्वेस्टमेंट में लगाता है, कंजम्पशन पे नहीं लगाता। अगर वो कंजम्पशन पे लगाएगा तो वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, कुछ खर्च होगा, उसकी वजह से कोई प्रोडक्शन होगा। तो मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि अगर इक्वल होती है सोसाइटी तो क्या, आपको एक रूल ऑफ थंब याद रखना है, क्या कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, एक तो ये, और दूसरा कि जो जितना गरीब हो जाएगा वो उतना ज़्यादा प्रोपोर्शन कंजम्पशन में लगाएगा। अगर इकोनॉमी इक्वल होगी तो लोग अपने कमाई का ज़्यादातर प्रोपोर्शन कंजम्पशन में लगाएंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जैजरेशन ले लेते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के पास सारी वेल्थ है देश की, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंजम्पशन कम करेगा, वो बहुत बड़ा प्रपोर्शन, कितना ही खा लेगा कोई व्यक्ति, कितना ही ब्रांडेड गाड़ियों में घूम लेगा, क्या हो जाएगा, बड़ा पोर्शन अक्सर इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में तो कहने का मतलब है कंजम्पशन का प्रपोर्शन छोटा हो जाएगा। सब अगर बराबर हैं, है ना, सब अगर बराबर होंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बट क्या होगा कि जो बड़ा पोर्शन है ये सबका कंजम्पशन में जाएगा, कुछ सबके पास इन्वेस्टमेंट बचेगी। तो कंजम्पशन ज़्यादा कब होगी, जब सोसाइटी ज़्यादा इक्वल होगी। जब सोसाइटी ज़्यादा इक्वल होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। ये जनरली आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, ये वाला आर्ग्यूमेंट, कि क्यों सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए।
ठीक है, तो क्या है कि सम आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस व्हाइल अदर्स व्यू इट एज इंसेंटिवाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब हमने एक आर्गुमेंट तो वो दे दिया। दूसरा आर्गुमेंट ये है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि इससे एंटरप्रेन्योरशिप इंसेंटिवाइज होती है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है और ये अज्यूम करा गया है कि ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास आएगा जो कि डिज़र्विंग होंगे, और जो लोग डिज़र्विंग होंगे वो लोग एंटरप्रेन्योर्स होंगे और वो उस पैसे को बेहतर यूज़ करेंगे इकोनॉमी में, और इकोनॉमी थोड़ा और आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली यहीं पे एक अजम्पशन है जो गलत हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सोसाइटी में जो डिज़र्विंग हो उसी के पास पैसा आ रहा हो, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में उस वही पैसे को संयोजित कर पाएगा जो कि ज़्यादा अक्लमंद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। हालांकि इसके इकोनॉमिक इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इनइक्वालिटी के। क्या? कंसंट्रेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ पावर अमंग कैपिटलिस्ट कैन रिजल्ट इन नेगेटिव इफेक्ट। कैसे? कंजम्पशन पे, वेलफेयर और ग्रोथ पे। कंजम्पशन का मैंने नेगेटिव इफेक्ट बता दिया, कंजम्पशन नहीं होगी, इकोनॉमी ठप हो सकती है, और इससे मोनोपोलीज भी होंगी कि सारे रिसोर्सेज किसी एक के पास आ गए, और फिर क्या होगा कि एक बार मोनोपोली हो गई तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप उस तरीके से भी ठप पड़ जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड हैं, और अब हमेशा की तरह यही मानेंगे क्या कि जो सच्चाई है वो दोनों पक्षों के बीच में कहीं पे लाया करती है। क्या? चलिए आगे चलते हैं। इस न्यूज़ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसने फिर से, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, उसने फिर से कुछ बढ़िया डिस्कवरी करी है। क्या है? डिस्कवर्स अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी, ए ब्राइट एंड मैसिव मार्वल फ्रॉम द यूनिवर्स इन्फेंसी। जब यूनिवर्स अपने बिगिनिंग स्टेज पे ही था, जब सबसे पहली गैलेक्सियाँ बन ही रही थी, उन गैलेक्सियों में से किसी एक को इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑब्जर्वेशन आज कैसे हो गई? जो चीज़ जब यूनिवर्स बना ही बना था तब की चीज़ हमें आज कैसे दिखाई दे रही है? वो लाइट तो निकल जानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको देखनी होगी। सबसे पहली चीज़ क्या कि जो यूनिवर्स है, मान लीजिए मैं इसकी शेप बना लेता हूँ, ये यूनिवर्स है, और मान लो हम यहाँ पे कहीं हैं। ठीक है, और जब यूनिवर्स, ऐसे कहते हैं, ये एक बिग बैंग हुआ था और एक मिनिस्कुल पॉइंट से जो पूरा यूनिवर्स है वो उत्पन्न हुआ है, और वहाँ पे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, और एक्सप्लोजन के बाद इन्फ्लेशन होता जा रहा है यूनिवर्स का, लगातार बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए इन्फेंसी में हम यहाँ कहीं थे, जिस मटेरियल का हमारा स्टार बना है वो यहाँ कहीं था, और उसके बाद इससे लगातार एक्सपेंशन हो रहा है इस तरीके से। अब सवाल ये है, बात यह है कि हो सकता है जब इन्फेंसी में हो, यहाँ से चलने वाली लाइट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कई सारे लाइट ईयर्स बड़ा है। ठीक है, और लेकिन जो यूनिवर्स है वो खुद है कितना साल पुराना? सिर्फ 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड तक जो ये यूनिवर्स है, 13.6 बिलियन से चलकर कोई लाइट तो है जो हमारे पास ट्रैवल करके आई है। अगर कोई इतनी पुरानी लाइट हमारे पास ट्रैवल करके आई है तो वो ज़रूर उस पॉइंट की है जब यूनिवर्स अभी भी अपनी इन्फेंसी के स्टेज में था। ठीक है, तो वो वाली लाइट हमें यहाँ पे मिल गई होगी। यहाँ पे हमारी अर्थ है, यहाँ के कहीं आसपास टेलीस्कोप भी हमारा लगा हुआ है, वहाँ पे हमने वो लाइट कैप्चर करी, उतनी पुरानी लाइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इमेज देगी जो उतनी पुरानी होगी। ऐसी वाली इमेजेस जनरली क्या होती है? बहुत ज़्यादा रेड शिफ्टेड होती है। मतलब रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, जो भी हमें वेवलेंथ मिल रही है लाइट की, वो वेवलेंथ खुद भी एक्सपेंड करके आई है। ठीक है, और जनरली जब वेवलेंथ एक्सपेंड करती हैं, जो नॉर्मल लाइट है वो थोड़ी सी रेड शिफ्टेड दिखाई देती है, लाल किस्म की दिखाई देती है। तो हमें इंफ्रारेड वेव्स जनरली मिलती हैं यहाँ से, या माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये लाइट हमें मिली है, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड मिली होगी। और अच्छी बात यह है कि हमने इस जेम्स वेब टेलीस्कोप है एग्जैक्टली इस वेव पे काम करने के लिए, माइक्रोवेव इंफ्रारेड पे काम करने के लिए ये टेलीस्कोप कंस्ट्रक्ट करा है। ये टेलीस्कोप है कहाँ, ये भी समझ लीजिए। जो हमारा अर्थ है, मान लीजिए सन है और ये है हमारा अर्थ की ऑर्बिट, जो भी अर्थ है जो सन के अराउंड घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ है हमारी अर्थ। ठीक है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो
सन के शैडो रीजन में है हमेशा, यहाँ दूर, इसको L2 पॉइंट बोलते हैं, लैग्रांज पॉइंट 2। इस जगह पे ये जो टेलीस्कोप है वो इस पॉइंट के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसको हमने अपनी साइंस टेक की किताब में देखा था कि क्लास में देखा था कि किस तरीके से ये इतना पीछे चक्कर लगा पाता है। बट एनीवे, अभी बस आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे कहीं चक्कर लगा रहा है और ये जो टेलीस्कोप है वो इंफ्रारेड इमेजेस ले रहा है, और इंफ्रारेड इमेजेस लेकर उसको दुनिया की सबसे पहली गैलेक्सी की कुछ फोटोज़ मिली हैं। तो इस गैलेक्सी को उन्होंने नाम दिया है द गैलेक्सी नेम्ड JADES GS Z14-0 इज़ अ सरप्राइजिंगली लार्ज एंड ब्राइट फॉर इट्स एज, कि इतनी पुरानी है और फिर भी हमें अच्छी खासी इमेज मिल गई, काफ़ी लाइट मिल गई कि हम उसको ठीक से कैप्चर कर पाए। मेजरिंग अक्रॉस 1700 लाइट ईयर्स अक्रॉस, कि मतलब 1700 लाइट ईयर्स अक्रॉस का मतलब क्या है, याद रखिए लाइट ईयर एक यूनिट है डिस्टेंस का, ना कि टाइम का। कैसे डिस्टेंस का कैसे यूनिट है, मान लीजिए ये गैलेक्सी थी, ये है 1700 लाइट ईयर्स इन लेंथ, LY लिख देते हैं इसको, LY इन लेंथ। मतलब क्या है कि लाइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने में 1700 ईयर्स लगेंगे। अगर 1700 ईयर्स में लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख मीटर पर सेकंड, जो लाइट की स्पीड होती है, इस स्पीड से, वैक्यूम में ये स्पीड होती है, अगर इस स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है तो कितनी दूरी ले लेगी, उतना बड़ा है ये गैलेक्सी। तो कहने का मतलब लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस बता रहा है, ना कि टाइम। टाइम का यूनिट है ईयर, लाइट ईयर किसका है, डिस्टेंस का यूनिट है, याद रखना। तो इतनी बड़ी गैलेक्सी हमें मिली है, कहाँ से, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये ढूंढी है। अनदर गैलेक्सी JGS Z14-1 एक और था, ऑल्सो फाउंड डेटिंग 303 ईयर्स पोस्ट द बिग बैंग। हमने क्या बोला, हम 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड हैं, ये 13.6 13.7 इसके बीच में कोई रेंज आती है एस्टिमेट्स। उस पॉइंट के मतलब इतने बिलियन ईयर ओल्ड हैं, वहाँ से 303 मिलियन, मतलब जब हुआ ही, कहने का मतलब है अभी तक की जो एज है यूनिवर्स की, उसका तकरीबन 2-3% टाइम ही गुजरा था जब ये गैलेक्सी रही होगी, और उसको हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो बस यही है न्यूज़, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़, क्या, चाइनाज चैंग ई अचीव्स हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन मून्स फार साइड। अब सबसे पहले फार साइड है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। अब मान लीजिए ये है अर्थ, बीच में हम अर्थ बना देते हैं, और आपको पता है कि मून चारों तरफ घूमता है अर्थ के। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मून है उसका हमें खाली एक शक्ल दिखती है। मून इज टाइडली लॉक्ड विद अर्थ। क्या है कि मून की एक साइड है जो ज़्यादा हैवी है और एक साइड हल्की सी हल्की है। ठीक है, तो ग्रेविटी कुछ इस तरह एक्ट कर रही है कि जो हैवियर साइड है वो हमेशा हमें फेस करती रहती है। तो जैसे जैसे अर्थ मूव कर रहा है वैसे वैसे जो मून है वो हमें फेस कर रहा है, तो हमें हमेशा एक साइड दिखती है। तो एक साइड है जो हमें कभी नहीं दिखती है, पीछे वाली साइड। ठीक है, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर टाइड उठती है ना, कि जहाँ जहाँ मून चला जाता है वहाँ वहाँ पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है, और जहाँ जिस तरफ मून नहीं होता है वहाँ से पानी का लेवल नीचे हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हैवियर साइड है मून की वो हमेशा अर्थ को फेस करेगी। ये है अर्थ, ठीक है, ये हमने बनाया था मून। ठीक है, जो हैवियर साइड है वो हमेशा हमेशा फेस करेगी हमें। तो जो मून की हैवियर साइड है, अब इसलिए बड़ा ही मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि हम कभी फायर साइड पे पहुँचे, उसको देखें। ऐसा नहीं हमने कभी फायर साइड को देखा नहीं है। हमारे जो चंद्रयान 1 मिशन था उसने लगभग कंप्लीट कर ली थी हमारे मून की 3D एटलस, दुनिया में पहली बार। इनफैक्ट चंद्रयान 1 था जिसने पानी भी खोजा था, वो उसके साथ एक इम्पैक्ट प्रोब गया था जो कि साउथ पोल में उसने कुछ इम्पैक्ट करा था, मून के साउथ पोल पे कुछ इम्पैक्ट करा था। उससे जो धूल उड़ी थी उसमें पानी के कण हमने पाए थे, और ये दुनिया में प्रूव कर दिया था कि मून के ऊपर पानी है। चंद्रयान 2 को हमने लैंड करने की कोशिश करी थी, जो डेटा था उसको वेरीफाई करने के लिए, और चंद्रयान 3 को एक्चुअली लैंड भी कर दिया। कहाँ पे करा था, मून को मैं फिर से बना देता हूँ, मून के साउथ पोल पे तकरीबन 60-70 डिग्री के लैटिट्यूड पे हमने यहाँ पे कहीं पे जाकर लैंड कर दिया था, साउथ पोल के काफ़ी पास।
और यहाँ पे हम जो डेटा मिलेगा इससे कुछ वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि पानी एग्जैक्टली है कैसा, कितना है। डेटा काफ़ी कुछ कलेक्ट हुआ है और ये अभी पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं करा है इसरो ने कि डेटा एग्जैक्टली क्या था। तो एनीवे, जो चाइना ने करा है वो क्या करा है कि उन्होंने फार साइड ऑफ द मून पे लैंडिंग कर दी है और ये एक हिस्टोरिक लैंडिंग है। वहाँ से पहली बार वो रेगोलिथ उठाकर वापस लाएंगे। हमने आज तक सिर्फ लैंड करा है, पर लैंडेड एयरक्राफ्ट को कभी भी हम वापस नहीं ला पाए हैं। ये लाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? ईंधन एक्स्ट्रा ले जाना पड़ता है, फ्यूल एक्स्ट्रा ले जाना पड़ता है, उसको फिर से रीलॉन्च कराना होता है। यहाँ से वहाँ तक इतनी हैवी ऑब्जेक्ट को ले जाना ही अपने आप में चैलेंजिंग बात है। उसको इतना फ्यूल के साथ ले जाना कि उसको वापस ला पाएँ, ये और ज़्यादा चैलेंजिंग बात है। तो यूएस ये कर पाता है, रशिया ने ये करा हुआ है। हम मतलब चाइना जो है ये एक्चुअली तीसरी कंट्री है आई गेस, हमने आज तक ये नहीं करा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम वापस सामान ले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यूएस पहले कई बार कर चुका है। पर पानी की डिस्कवरी ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी जो इंडिया ने करी है। खैर एनीवे, उन्होंने ये काम कर दिया है कि फार साइड ऑफ द मून पे लैंड कर गए हैं। अब बात ये है कि वो वहाँ से कुछ लाएंगे। आगे चलते हैं। OPEC Plus extends deep oil output cut to stabilize market through 2025। तो क्या है कि currently oil prices are around $80 per barrel below the budget needs of many OPEC member country। OPEC है क्या? OPEC है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अब इसमें कुछ और कंट्रीज़, अब ओपेक में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो पर्शियन गल्फ है उसके अराउंड वाली कंट्री। इसमें वेनेजुएला भी पहले आता था। अब जब इसमें रशिया को भी मिला दें, है ना, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ये जब ग्रुप मिल जाता है तो इसको बोलते हैं OPEC प्लस। और जनरली ये क्या करते हैं, ये कार्टेल बना देते हैं, एक मोनोपोली बना देते हैं। मोनोपोली होनी नहीं चाहिए, किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती। पर ये करते क्या हैं, जब भी इन्हें लगता है कि ऑयल का प्राइस काफ़ी नीचे जा रहा है, ये अपना जो एक्सपोर्ट है उसको कट कर देते हैं। जब एक्सपोर्ट्स को कट कर देते हैं उससे होता क्या है कि मांग बढ़ जाती है ऑयल की, है ना, मतलब आर्टिफिशियली मांग को बढ़ा देते हैं और जो ऑयल का रेट है वो बढ़ जाता है, एनर्जी का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो वर्ल्ड की मार्केट है वो डिसरप्ट होती है और ये लोग इसका कार्टेलाइजेशन करके और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, तेल का प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने कहा क्या है कि करंटली जो आउटपुट है अराउंड 5.86 मिलियन बैरल पर डे, उसको 5.7% घटाएंगे। इससे होगा क्या, हमें ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। इसका इनफैक्ट आज की शेयर मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आप देखेंगे कि आज निफ्टी शायद 3% ऊपर चली गई थी, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जीज, ये जो शेयर्स हैं काफ़ी ऊपर गए। और इनफैक्ट जितने भी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए पेट्रोलियम के प्राइस ऊपर जाएंगे तो सीधी सी बात है लोग पेट्रोलियम की जगह हो सकता है कोल से एनर्जी लेना शुरू कर दें। तो कहने का मतलब है कोल इंडिया भी फिर ऊपर गया, और फिर NTPC और ONGC, ये जो स्टॉक्स हैं ये सारे स्टॉक्स और ऊपर गए, जिसकी वजह से निफ्टी इतनी ऊपर गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप रखेंगे ध्यान। क्या कि खाली इस वजह से नहीं गई है क्योंकि हमें लग रहा है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, इस वजह से भी गई है निफ्टी हमारे ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये इसका फ़ायदा उठाएंगी। और ऑब्वियसली ये कंपनीज़ तो क्या ही फ़ायदा उठाएंगी, इससे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा सऊदी के अरामको जैसे एक कंपनी है वो फ़ायदा उठाएगी। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, रशिया इसका फ़ायदा उठाएगा कि जब ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, और इससे हमारे लिए क्या होगा, बहुत बड़ा संकट, क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑयल वो चीज़ है वो जो कि हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है। अभी तक हम लो इन्फ्लेशन का बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, फूड प्राइसेस कंट्रोल में थे, ठीक ठाक कंट्रोल में थे। अब इससे होगा क्या कि हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए, और इन्फ्लेशन बढ़ने से फिर दूसरे इम्पैक्ट होते हैं। हम एक ऐसे देश नहीं हैं जो कि ये सह पाएँ कि हमारी पुअर पॉपुलेशन इन्फ्लेशन को फेस करने के लिए अकेले छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो खैर यही है बात। तो इसका ऑब्वियसली बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ कुछ हमारे पास कंट्रीज़ हैं। अच्छा, वेनेजुएला अभी भी है, ओके, वेनेजुएला हो गया, इक्वाडोर हो गया, ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, फिर अंगोला, गैबन, नाइजीरिया, ये और अल्जीरिया, लीबिया, ये कंट्रीज़ हो गई अफ्रीका की। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, इराक,
ईरान, और इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज़ आपको मिल जाएगी, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यहाँ पे कुवैत आता है ना, ईरान हमने देख ही लिया। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो भी ओपेक के मेंबर हैं, और इसमें जब हम रशिया को भी मिला लेते हैं ओपेक प्लस बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये सिर्फ एक कार्टेल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन रेड फ्लैग रिम्पैक एक्सरसाइजेज। अब रिम्पैक एक्सरसाइजेज क्या हैं, कई सारी कंट्रीज़ मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। ये मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं क्या, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पे कई देशों की नेवीज एंड आर्मीज मिलकर इंटर ऑपरेबिलिटी टेस्ट करती हैं अपनी, कि वो साथ में रहकर किस तरीके से अटैक्स को अंजाम दे सकती हैं, है ना। और दूसरी चीज़ें, खाली अटैक्स की बात नहीं है, जैसे कि कोई अगर डिज़ास्टर सिचुएशन आ गई, जैसे कि 2004 की सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उस टाइप की कोई चीज़ आ गई, तो जो नेवीज़ हैं मिलके किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ह्यूमैनिटेरियन एड से रिलेटेड की अगर कोई ट्रेनिंग करनी है, या फिर जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन का एक्सरसाइज की ट्रेनिंग करनी है, अगर इस टाइप की ट्रेनिंग्स करनी है तो जनरली इस टाइप की मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। रिम्पैक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि यूएस होस्ट करता है और इंडिया पार्टिसिपेट करता है। ऐसी एक और एक्सरसाइज है जो इंडिया होस्ट करता है और यूएस पार्टिसिपेट करता है, जिसको हम कहते हैं मालाबार एक्सरसाइजेस। इंडिया की सबसे फेमस एक्सरसाइज है और इसमें क्वाड, चारों की चारों क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी। रिम्पैक बहुत बड़ी है, इसमें बहुत मतलब 30-40 नेशंस एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज रेड फ्लैग उन्होंने कोई करी है, एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जो कि वहाँ पे यूएस एयरफोर्स ने होस्ट करी है, जहाँ पे भी होस्ट करी होगी। फीचर क्या था, पार्टिसिपेशन फ्रॉम मल्टीपल नेशंस विद अप्रॉक्सीमेटली 3100 सर्विस मेंबर्स एंड ओवर 100 एयरक्राफ्ट। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस थी, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे नेशंस इसमें एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है या लिस्ट नहीं लिखी है कितनी है। एम्स टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी एंड कॉम्बैट रेडीनेस। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब जैसे कि हमारा रेडार का जो डेटा है वो यूएस रेडार या यूएस के जो सिस्टम्स हैं वो वहाँ पे रिसीव हो जाए, उनके रेडार का डेटा हमें रिसीव हो जाए, ताकि अगर कभी भी ये दिखाता है जॉइंट रेडीनेस कितनी पॉसिबल है, अगर जॉइंट अटैक करने हैं तो हम कितने बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक कर पाएंगे। तो ये होता है इंटरऑपरेबिलिटी और कॉम्बैट रेडीनेस, कि हम कितने कॉम्बैट रेडी। ऑब्वियसली अगर इंटरऑपरेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स, और खाली ये इंटरऑपरेबिलिटी नहीं कि हमारे सुखोई जो रशियन जेट्स हैं उसके अंदर उनका रेडार लग सकता है कि नहीं, उनके वेपन सिस्टम हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर, प्लेटफॉर्म माने नेवी है, एयरफोर्स है, मतलब एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके ऊपर ये मिसाइल्स लग सकती हैं कि नहीं, राइट। तो ये है इंटरऑपरेबिलिटी। ऐसे ही रिम्पैक मतलब रिम पैसिफिक, तो रिम ऑफ पैसिफिक, जो पूरा पैसिफिक ओशन है उसकी रिम, तो पूरा पैसिफिक ओशन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज हेल्ड बाय एनएलई, 2 साल में एक बार, इन हवाई, होस्टेड बाय यूएस नेवी, फोकसेस ऑन एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी अमंग रिम्पैक नेशन नेवीज। तो वही इंटरऑपरेबिलिटी, प्लेटफॉर्म एक्सचेंज कर पाएँ ताकि जॉइंट अटैक कभी पॉसिबल हो। इन्वॉल्व्स वाइड रेंज ऑफ नेवल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटेरियन मिशन, मतलब डिज़ास्टर रिलीफ वगैरह की, अगर कहीं डिज़ास्टर रिलीफ पहुंचाना है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी है कहीं पे साथ में, मतलब कोई डिज़ास्टर आया, आपको एक्चुअली घंटे भर में रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ पे लोग मरना शुरू हो रहे हैं, तो आपकी नेवीज़ कितनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर पाती हैं, उसकी ट्रेनिंग है ना। ऑब्वियसली इंटरऑपरेबिलिटी में ये क्या है कि अगर मिलिट्री ट्रेनिंग ही नाम दे दिया जाएगा तो इसका नाम बहुत बुरा होगा, तो अक्सर इसको इन द गाइज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये करा जाता है एक्सरसाइजेज। यहाँ हम तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट फ्रॉम 20 कंट्रीज़ ने इस बार पार्टिसिपेट करा होगा। शायद हाईएस्ट जो पार्टिसिपेशन था वो 34 कुछ कंट्रीज़ का गया था 2-4 साल पहले। क्या इन फाइट अगेंस्ट निपा साइंटिस्ट फाइंड न्यू वे टू जनरेट वायरस लाइक पार्टिकल्स इन लैब। तो निपा क्या है, एक बहुत ही जिसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, इस टाइप का एक वायरस है, एक जूनोटिक वायरस है, हाईली पैथोजेनिक। ठीक है, तो पैथोजेनिक मतलब काफ़ी मारता है लोगों को। पहली बार आइडेंटिफाई करा गया था 1999 में मलेशिया एंड सिंगापुर में। इसके जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, फेटेलिटी रेट 80%, मतलब अगर 5 लोगों को निपा वायरस हो गया है उनमें से एक ही है जो जिंदा बचेगा।
4 लोग मर जाएंगे, बट जनरली, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 4 से 14 दिन, 4 दिन लगाएगा आपको रिस्पॉन्ड करने में। लेकिन जनरली क्या होता है, ऐसे जो वायरसेस होते हैं जिनका फेटेलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, अब जैसे कोरोना वायरस था, उसका 1-2% से ज़्यादा फेटेलिटी रेट नहीं था जितना मैं जान रहा हूँ। लेकिन पॉइंट क्या था, क्योंकि लोग जिंदा बच जाते थे और इसलिए ये कैरियर की तरह एक्ट कर पाते थे, बहुत ज़्यादा दूर तक कई सारे लोगों तक इन्फेक्ट कर पाते थे। तो जनरली अगर फेटेलिटी रेट कम होती है तो उसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है पॉपुलेशन में। जहाँ पे फेटेलिटी रेट ज़्यादा होता है, बंदा बीमार हो जाता है और ज़्यादा लोगों को फैला नहीं पाता है आसानी से। तो जनरली ऐसे वायरसेस फैलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, बट ऑब्वियसली अगर एक बार हो गए तो जनरली ऐसा होता है कि डेथ तो निश्चित हो जाती है। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर होता तो फेटेलिटी रेट इतनी होती नहीं। सपोर्टिव केयर ही मेन स्टे है कि आप बस ऑक्सीजन देते रहें, बच गया बंदा तो बच गया। ऐसा रिक्वायर्स बायोसेफ्टी लेवल 4 कंटेनमेंट फॉर हैंडलिंग ड्यू टू इट्स वेरी हाई वेरुलेंस। तो ये बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं कुछ, कि आपको कितना कंटेनमेंट रखना है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप पीपीई सूट पहनकर जा सकते हैं, कुछ में कंप्लीट आइसोलेशन होता है कि बंदा कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के अंदर जाए ही नहीं, ठीक है, दूर से ही काम हो जाए किसी तरीके से। तो इस टाइप के कुछ बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं। तो हुआ क्या है, अब आपको निपा वायरस समझ आ गया, अब समझो न्यूज़ क्या। इन फाइट अगेंस्ट निपा साइंटिस्ट फाइंड न्यू वे टू जनरेट वायरस लाइक पार्टिकल्स इन लैब। अब क्या है कि अब जिस वायरस का वायरुलेंस इतना हाई है, तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो हमेशा एक रिस्क पर हैं, और लैब से भी आउटब्रेक हो सकता है। ऐसा तो कहते हैं कि कोरोना भी जो है वो लैब से ब्रेकआउट हुआ है, तो लैब से भी ये पॉसिबल है। तो निपा वायरस जो है, ये अगर हमने लैब में इसका लुक लाइक बना दिया है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस लुक लाइक पे हम टेस्ट कर लें और अपनी वैक्सीन्स डेवलप कर लें, ठीक है, या और किसी किस्म की ड्रग इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए अगर बना लें, तो होगा क्या कि हमें किसी निपा के पेशेंट को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है कि हमारे पास एक नया तरीका वायरस लाइक, निपा वायरस लाइक हम कुछ जनरेट अगर कर पा रहे हैं। ठीक निपा वायरस नहीं, अगर निपा वायरस हो गया वो तो फिर दिक्कत ही है। मान लीजिए उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सिमिलर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज। तो सिमिलर स्ट्रक्चर का कोई भी मटेरियल है उस पर हम दवाइयाँ टेस्ट कर लेंगे, तो कभी भी इस स्ट्रक्चर को कोई चीज़ मिलेगी तो हमारी बॉडी पहले ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुकी होगी। तो इस टाइप की जो चीज़ है वो काफ़ी काम आ सकती है निपा वायरस से लड़ाई में। और ये था, हाँ, कार्नियन प्लूवियन एपिसोड, बाउंटी इन रेन। अब देखो ये अगली न्यूज़ है हमारी। जनरली मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स होते हैं हमारे अर्थ पे। कभी भी मान लीजिए कोई बड़ा मीटियोर आया और उसने हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया एकदम से, और जो ज़्यादातर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो नष्ट हो गई। तो इस चीज़ को कहते हैं हम क्या, एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट, या कोई बड़ा वोल्केनो आया और उसने पूरे अर्थ को एक सूट में ढक लिया, है ना। इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, है ना, एक ब्लैक लेयर डार्कनेस में छा जाएगा, मतलब पूरा अंधकार में आ जाएगा अर्थ। और इससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, उससे लाइफ ख़त्म होना शुरू हो गई। तो ये क्या होते हैं कि इसको मास एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। ऐसे में एक हुआ था कार्नियर प्लूवियल एपिसोड, क्या था, पीरियड ऑफ इंटेंस रेनफॉल 230 मिलियन ईयर अगो हुई थी, जिसने कि अर्थ के एवोल्यूशन को काफ़ी इम्पैक्ट कराया। और ये ऐसी रेनफॉल थी जो काफ़ी टाइम तक चलती रही थी, कैरेक्टराइज बाय ओवर 1 मिलियन ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल। इतना ज़्यादा इवेपोरेशन था और इतनी ज़्यादा रेनफॉल थी, मिलियन ईयर तक रेनफॉल ही चलती रही। ये 230 मिलियन ईयर अगो ये एपिसोड अकर हुआ है। और इससे एक्चुअली हुआ क्या कि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है ऑब्वियसली वहाँ पे इंटेंसली चेंज हुई और कई सारे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन दूसरी चीज़ ये हुई कि बहुत ज़्यादा लाइफ इवॉल्व हुई इससे, ठीक है। तो नेम आफ्टर
कार्नियन स्टेज ऑफ द ट्रायसिक, ये वही एज है जहाँ पे डायनासोर्स वगैरह होते थे। लिंक टू एक्सटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी इन वरेंगिला प्रोविंस, नाउ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो क्या था कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है वाटर वेपर रिलीज़ हो गया हो एटमॉस्फेयर में और वो लगातार बरसता रहा हो। ठीक है, तो वॉल्केनिज्म रिलीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज एंड हैवी रेनफॉल रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चेंजेस इंक्लूडिंग एक्सटिंक्शन ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ मरीन स्पीशीज एंड सब्सटेंशियल टेरेस्ट्रियल लाइफ। पोस्ट एपिसोड सॉ इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, पर जैसे ये एपिसोड ख़त्म हुआ उसके बाद बहुत तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी चेंज हुई और इवॉल्व हुई। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी क्या कि बस ठीक है, इस चीज़ को शायद उन्होंने नॉर्मली ही कवर करा था, कोई स्टडी वगैरह नहीं आई है, ऐसे ही बस बताने के लिए। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। हम मिलेंगे आपसे कल 4 जून को अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।